audible to everybody? Alright, so let's get started. Start करते हैं करंट अफेयर्स. तो हाउ आर यू ऑल? प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है आप? जरा थोड़ा मुझे बताओ. हाउ प्रिपरेशन इन एवरीथिंग? बिकॉज अब काफी टाइम हो गया है दैट वी आर इन द प्रोसेस जहाँ पर हम ये कर रहे हैं. तो करंट अफेयर्स थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ आप शिफ्ट हुए हुए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? तो अब आप देखते हो, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स क्लासेस कर रहे हो ये फ्राइडे वाली, तो अब आपको इतना ग्रिप आपकी बनना स्टार्ट हो गया होगा दैट अब एकदम से कोई न्यूज आती होगी बाउंसर की तरह नहीं लगती होगी, है ना? ऑलराइट. तो थोड़ा वो मैनेज करना है, पीटीज मैनेज करने हैं अपने स्कूल के, सब कुछ मैनेज करना है. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग, हाउ वेल यू कैन मैनेज, राइट? चलो है, स्टार्ट करते हैं सेशन विद द वेरी फर्स्ट न्यूज. आपको पता है दैट इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया. रिजाइन दिया ड्यू टू हेल्थ कंसर्न. ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं दैट व्हाट इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब उनके इलेक्शन होंगे, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और सबसे बढ़िया बात है, ऐसा कोई इशू हो जाता है ना, तो बाय डिफॉल्ट एक चीज समझ जाना, इस तरह के क्वेश्चन अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या इनका अपॉइंटमेंट, ये अपने आप ही न्यूज में रहेगा. तो आपके लिए एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी हो गई कि हाँ यार, एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से सेट होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट है, राइट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो बेटा पोस्ट होती है, दिस पोस्ट इज कॉपीड फ्रॉम यूएसए, राइट? तो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस. एंड हु अपॉइंट द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैंने एक 10 मिनट शो भी बनाया था इसके, पूरा डिटेल में मैंने इसे समझाया था. तो आई होप आपने वो 10 मिनट शो भी देखा होगा. ठीक है, क्योंकि एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है. सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ड्यूल रोल प्ले करता है. ड्यूल रोल कैसे प्ले करता है? ये एग्जीक्यूटिव रोल भी प्ले करता है और लेजिस्लेचर रोल रोल भी प्ले करता है. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जब कोई अपने एक्शंस एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूटिव रोल हो गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है. तो जब ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करता है, तब ये लेजिस्लेचर होता है. तो लेजिस्लेचर व्हेन ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव जब वो वाइस प्रेसिडेंट. हाँ, इट इज देयर ऑन IMS दिल्ली यूट्यूब चैनल. तो IMS दिल्ली का यूट्यूब चैनल आप देखोगे तो वहां पे 10 मिनट शो भी है, वो आपके ग्रुप में भी शेयर हुआ होगा. ठीक है, तो याद रखना है आपको, हमारे इंडिया में जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता ऑफिस में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो उसके बिहाफ पे जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, वो अपना इंटरिम लेवल के लिए चार्ज ले लेता है, और नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कर लेते हैं. दिस इज अ बेसिक रूल. अब क्वेश्चन आता है, जो वाइस प्रेसिडेंट के सर इलेक्शन होते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो याद रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो इनडायरेक्ट होते हैं, राइट? तो वी हैव इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं. अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन लोग वोट करते हैं, तो याद रखना, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो यहां तक की कहानी मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी. तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दो, यहाँ तक की कहानी समझ में आई है. एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है, तो मेजर न्यूज है, तो अभी जगदीप धनखड़ जी ने अपना रिजाइन दिया है, उसकी जगह पे नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट. तो ये आपको लिखना है. तो जब ये हो जाएगा, काइंडली से यस और नो, तो फिर हम आगे चलें. या
इज इट फाइन और नॉट? चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑलराइट। ओके ओके। वेरी गुड। सो फर्स्ट करंट अफेयर इज फाइन। मूविंग टू द टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अभी आपने देखा होगा दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी मालदीव्स गए हुए हैं, है ना? तो हमारे इंडिया में साउथ में भी प्रिसाइजली मैं बात करूं तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे इंडिया है, लेट्स से सपोज दिस इज इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला के यहाँ पर आप देखोगे वी हैव अ कंट्री कॉल्ड एज मालदीव। इसकी कैपिटल की बात करें तो माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव, राइट? काफी न्यूज में रहता है मालदीव। आपने देखा होगा मेनी सेलिब्रिटीज दे यूज्ड टू गो देयर, और आजकल तो एक बहुत ही फेमस हनीमून डेस्टिनेशन भी बन गया है। पर एक स्ट्रेटेजिक स्टेट भी है इंडिया का, बिकॉज इंडिया आजकल आप देख रहे हो अरेबियन में, ये इंडियन ओशन में अगर बात करूं कि ऐसी कंट्री जिसका डोमिनेंस है दैट इज इंडिया, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू काउंटर दैट। चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन अपने आप में एक वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशन बनने वाला है, क्योंकि अब बहुत ट्रेड इस तरफ से हो रहा है। तो वहां पर मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मालदीव एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। तो अभी जो हमारे पीएम है, उन्होंने मालदीव को विजिट किया है एज अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना? और हमारे इंडिया का एक विजन है जिसका नाम है विजन महासागर। ये विजन महासागर बेसिकली विजन इंडिया ने स्टार्ट किया था। जितने भी इंडियन ओशन रीजन है, जो भी इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं, राइट, उन सबके साथ अपने टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना। तो ये बेसिकली विजन है, विजन महासागर का। तो इंडिया और मालदीव रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अगर मैं की एजेंडाज की बात करूं तो रिव्यूइंग द इंडियन मैरीटाइम विजन, सिक्योरिटी टाइज बढ़ाना, कोलैबोरेशन करना इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म में और ब्लू इकोनॉमी। और अभी पीएम मोदी जी वहां का जो 60th इंडिपेंडेंस डे है मालदीव का, जो कि आज, सॉरी टुमारो 26 जुलाई को सेलिब्रेट होने वाला है, तो वहां पर भी गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जा रहे हैं। वेरी गुड न्यूज, राइट? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। मालदीव भी इंडिया की तरह पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, right? It was also the British colony. 60 years ago, it got independence. So now, this point you have to remember. If I talk about the capital of, Maldives, it's Mali, right? बेटा चिंता मत करो, अगर आपका भी छूट गया है ना, यू जस्ट स्टिक टू दैट टॉपिक। मैं लास्ट में ना सारे ये आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? चिंता मत करो, ये अभी के लिए आप बस वो कर लो, राइट? इज इट फाइन और नॉट? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? सो इंडिया मालदीव रिलेशन इज फाइन। तो मैं ना पर वीक आपको ऐसा एक 10 मिनट शो देता रहूंगा। उससे फायदा ये होगा, उससे फायदा जितनी मेजर टॉपिक्स हैं हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, है ना? तो उसे थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लोगे तो उसमें आइडिया ये है कि यार आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड, आप सिर्फ करंट अफेयर इसलिए ना पढ़ो कि आपके एग्जाम में आते हैं। दे शुड बिल्ड द इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट? So that's why I'm doing this exercise, right? To watch that exercise, it is very important, है ना? तो मैंने उसमें जैसे ब्रिक्स समिट हुई थी उसे कवर किया था। अभी मैंने पूरा प्रेसिडेंशियल इशू कवर किया है, तो उसमें सारा कुछ है। मतलब उससे बाहर कोई भी एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन आएगा, राइट? तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बेबे या बेटा वो ना
एक अजम्पशन है ना ईशान, इट इज बेटा द अजम्पशन, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ इट, है ना। पर हाँ, जो हमारे पास, देखो एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट जो उन्होंने रीजन दिया है वी विल स्टिक टू दैट पार्ट। और देखो हमें करंट अफेयर्स ना पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से नहीं पढ़ने, हमें करंट अफेयर्स पढ़ने अपने एग्जाम के हिसाब से, वेरी सिंपल। आपके एग्जाम में वही आएंगे, ठीक है। हाँ, राइट, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। चलो, तो मालदीव इशू इज फाइन टू एवरीबॉडी। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। सर व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू ब्लू इकोनॉमी होती है, जैसे आपने ग्रीन इकोनॉमी सुना होगा, है ना, येलो इकोनॉमी सुना होगा, जो यू नो ऑयल सीड से रिलेटेड होती है। ब्लू इकोनॉमी में बेसिकली वी कवर जो कि मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, वाटर, मरीन रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे फिशरी सेक्टर, इट इज एग्जांपल ऑफ ब्लू इकोनॉमी, राइट। एनीथिंग एल्स? मरीन सेक्टर, फिशरी सेक्टर, ठीक है, तो ये सब ब्लू इकोनॉमी में आता है। आपको पता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, जो जैसे कि लेट से, ये समझना सब, लेट से जैसे ये लैंड बाउंड्री है, उसके बाद ओशियन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सपोज करो दिस इज लैंड बॉर्डर, और उसके बाद ओशियन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होगा ना, जो फर्स्ट एरिया होता है, जो शेल्फ होती है फर्स्ट, तो लेट से ये लैंड पार्ट है, और फिर ये वाटर पार्ट, तो इसे हम बोलते हैं बिल्कुल फर्स्ट शेल्फ को कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट। आपको पता है ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, इट इज फेमस फॉर फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल्स के लिए फेमस होती है, मतलब यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तो कई बार फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कम अंडर ब्लू इकोनॉमी। जैसे आप इंडिया में देखो, जो बॉम्बे हाई हाई है, राइट, वो कहाँ पे है? पानी के अंदर है ना। तो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट, समझ गए? अब तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो यू कैन सी द मैप ऑफ मालदीव्स, दिस इज माले, है ना। आप देखो कितना स्ट्रेटेजिक है मालदीव, और ये आप देख रहे हो ना, दिस इज लक्षद्वीप, राइट। तो वी हैव लक्ष लक्षद्वीप आइलैंड्स, और फिर आप देखोगे उसके साउथ में यू हैव मालदीव, राइट। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मालदीव, और कैपिटल है माले, राइट। तो ये सब याद रखना। और लक्षद्वीप ऑफ मालदीव को एक चैनल सेपरेट करता है, इस चैनल को बोलते हैं हम, दिस चैनल, दिस चैनल इज कॉल्ड एज 8 डिग्री चैनल, राइट, 8 डिग्री चैनल, इट सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मालदीव, राइट। तो ये सब याद रखना, इट विल हेल्प। चलें आगे, थोड़ा मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। गीता गोपीनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडियन ओरिजिन है गीता गोपीनाथ। और अभी आईएमएफ, आईएमएफ आपको पता होगा, आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड। when it was established in 1945. Where is the headquarter of IMF? It is Washington DC। आईएमएफ का नाम आ जाए, इतनी सारी बातें एकदम माइंड में आ जानी, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी अभी डिप्टी चीफ थी गीता गोपीनाथ, राइट। और मैं आपको बताऊं, गीता गोपीनाथ, हाँ, इज, हाँ, गीता गोपीनाथ इज अ एल्युमनाई ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज आपने सुना होगा, एलएसआर, शी इज अ एल्युमनाई ऑफ एलएसआर। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि लोग वहां से भी आईएमएफ तक के चीफ बन सकते हैं, इजंट इट। तो
IMF की डिप्टी चीफ रही हैं, ठीक है, शी वाज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, नाउ शी डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। तो अभी अगस्त 2025 में शी विल स्टेप डाउन, राइट। हर टेन्योर एक मैनेज इम्पोर्टेंट रहा, मैनेजमेंट क्राइसिस और ये सब, दैट इज हर कंट्रीब्यूशन, बट दिस इज अ अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, right? So you have to remember that Indian origin Geeta Gopinath. Now she has decided to finally step down as IMF chief, right? IMF deputy chief, right? तो ये इंपॉर्टेंट है, जब नए चीफ बनेंगे ऑब्वियसली हम उन्हें देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि इन्होंने भाई स्टेप डाउन किया है, ठीक है। तो ये याद रखना गीता गोपीनाथ जी के बारे में, ठीक है। IMF के बारे में याद रखना 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, वॉशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अगर कोई बॉडी बनी है, दैट इज IMF। तो इसका एम क्या है? टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। सो दिस पॉइंट इज फाइन, काइंडली टाइप yes sir in the comment section so that I can move forward towards the next direction। ठीक है, जल्दी से yes sir करो, कुछ रटना तो नहीं पड़ रहा, समझ लो। अभी नया ध्रुव बना नहीं है, जब बनेंगे ना आई विल लेट यू नो। ऑलराइट, चल, वेरी गुड। हाँ, अभी तो उन्होंने डिसाइड करा है, तो देखो इसमें लिखा भी है कि अगस्त में वो रिजाइन करेंगे, मतलब फाइनली आउट, तो अगस्त के बाद ही दे विल हैव अपॉइंटमेंट। चल, आगे चलते, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, क्वाड मरीन टाइम ऑब्जर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुपिंग है दुनिया में जिसका नाम है क्वाड ग्रुपिंग। जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती है, इसी तरह से जो क्वाड स्टेट्स हैं, क्वाड कंट्रीज हैं, उसमें भी 4 नेशन है। एंड वी हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सर व्हाट इज डेट विद बीबीए? बेटा डेट विद बीबीए क्लास जो होती है उसमें बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आईएम्स एंड ऑल, ठीक है, वो क्लास में पता चलेगा, ठीक है। सो it is basically the strategy class so that you can plan out your preparation, right? तो चलो खैर, तो क्वाड ग्रुपिंग में we have 4 countries, we have Japan, we have Australia, USA, we have India, we have Australia, right? This grouping was initially started in 2006। तो 2006 में इंडो पैसिफिक पैसिफिक रीजन में प्रो डेमोक्रेसी आइडियाज को प्रमोट करने के लिए वी हैव दिस। पर इसकी जो एक कहते हैं ना एक्चुअल जो शुरुआत हुई, और राइट, और इसकी जो एक्चुअल में शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई अभी 2-3 साल पहले, ठीक है? तो उसके लिए यू नो ये ग्रुपिंग बनाई गई। तो आप देखोगे इंडो पैसिफिक का यहाँ पे मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक मतलब जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास के देश है। तो अगर आप इसमें देखोगे ग्रुपिंग में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास के देश में है, जैसे जापान है, यूएसए है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन आता है। इंडियन ओशन इंडिया के पास आता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के इधर की तरफ पैसिफिक आता है, इधर इंडियन आता है। तो ये ग्रुपिंग बेसिकली ये इसीलिए इसका नाम इंडो पैसिफिक रीजन की ग्रुपिंग, राइट। तो अभी इन्होंने इनिशिएट करा है मेरीन टाइम ऑब्जर्वर मिशन। मेरीन टाइम बेसिकली रिलेटेड टू वाटर, है ना। तो ये बेसिकली मेरीन टाइम कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उन्होंने फर्स्ट एवर क्वाड ऑब्जर्वर मिशन शुरू करा है, ठीक है। तो बेसिकली सी लेवल पे ऑब्जर्वेशन। तो ये बेसिकली यू नो इससे बेसिकली ये होगा कि एक तरीके से सिक्योरिटी और जैसे इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, मेरीन टाइम इशू हो जाते हैं, ऑयल स्पिल्स के इशू हो जाते हैं, यू नो आपके वाले जो लोग होते हैं पायरेट्स वाले इशू हो जाते हैं, तो वो सब कुछ टेकआउट हो जाएगा, राइट। तो गुड इनिशिएटिव ऑब्जर्वर मिशन। तो ऑब्जर्वर मिशन किसका इनिशिएटिव है?
क्वाड कंट्रीज का इनिशिएटिव है। क्वाड कंट्री में कितने जाते हैं, ठीक है। क्वाड कंट्री बेसिकली कहाँ पर डील करती हैं, इंडो पैसिफिक में डील करती है, राइट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर फाइन, काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट। ऑलराइट, यस यस यस, क्लियर है। तो दिस पॉइंट इज फाइन आई गेस। चलते हैं आगे। ये बेसिकली बेटा पोस्ट होती है, जैसे स्टाफ के ऑफिसर्स को बोर्ड पे ऑन बोर्ड करते हैं ना, तो ये बेसिकली इस तरह की पोस्ट होती है, राइट। जैसे हमारी कंट्री से कोई रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा उधर, उधर की कंट्री से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। तो इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। तो नाउ नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर है ये एनवायरमेंटल रिलेटेड करंट अफेयर। तो इंडिया का पहला एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल, हॉर्नबिल आपको पता है एक बर्ड होती है। तो अभी जो इंडिया का तमिलनाडु है उसमें पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पर बना है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट हॉर्नबिल, है ना, नाम से ही पता चलेगा कंजर्वेशन है। तो हॉर्नबिल आपको पता है हैबिटेट लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके कंजर्वेशन के लिए यू नो इन्होंने ये बनाया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन बेटा, ताकि दिव्यांश टू इंश्योर प्रो डेमोक्रेटिक आइडियाज इन यू नो इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन, राइट। यस, चलो। तो दिस पॉइंट इज फाइन। तो इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल। तो नाउ ये सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आते हैं तो सीधे सीधे आते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, हॉर्नबिल कंजर्वेशन, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको पता है इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है। तो तमिलनाडु के बारे में कुछ फन फैक्ट्स याद रखो। अगर तमिलनाडु के ऊपर क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ बातें जो हमें पता ही होनी चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए जब भी तमिलनाडु का क्वेश्चन आए, ये एक कोस्ट है यहाँ पे जिसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट जो है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट, राइट। एक पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तमिलनाडु इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कि फेमस है विंटर रेंज। विंटर रेंज, जब पूरे इंडिया में दिसंबर में विंटर्स होते हैं, तमिलनाडु में रेन होती है, इसमें दिसंबर में रेन होती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के बारे में। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इजंट इट। So Coromandel Coast, winter rain, both are related to Tamil Nadu, right? Now other points which are important for Tamil Nadu, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल की बात करूं, जो कि चोला एम्पायर के टाइम पे बना, चोला एम्पायर के टाइम पे बना, वो कहाँ पर है, वो आपका तमिलनाडु में है। लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड ये टेम्पल है, लॉर्ड शिवा। तो ये कुछ फन फैक्ट्स हैं जो कि आप तमिलनाडु जब भी देखोगे तो आपको ये पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कैपिटल सबको पता होगा तमिलनाडु की, दैट इज चेन्नई, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए अबाउट तमिलनाडु। तमिलनाडु, इज इट फाइन? काइंडली राइट यस और नो इन दी कमेंट सेक्शन। जल्दी से यस और नो लिखो, फिर हम चलेंगे आगे।
वेरी गुड। Resha, I will check, and after this it will be uploaded, not right. I will check with the team, not to worry. चलो आगे आते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, बहुत न्यूज में चल रहा है, ठीक है। दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रो पावर डैम, ठीक है, कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। तो चाइना ने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, ईस्टर्न तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। तो डैम का एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको पता, मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर मतलब पावरफुल रहेगा। इससे पहले अभी तक जो था, दैट वाज थ्री गॉर्जेस डैम, ये भी चाइना में ही है, थ्री गॉर्जेस डैम, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, द डैम इज बिल्ड ऑन यारलुंग जैंगबो रिवर। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तीन चार चीजें याद रखनी चाहिए कि वर्ल्ड हाइड्रो पावर लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम कौन सी कंट्री बना रही है? चाइना। कौन से रिवर पे बना रही है? यारलुंग जैंगबो रिवर पे बना रही है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए कंसर्न क्या है? इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि ये रिवर ना ब्रह्मपुत्रा है। आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो वो तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होकर फिर इंडिया में एंटर कर, तो उसका नाम वहाँ पे शांगपो होता है, तिब्बतन भाषा में शांगपो। और ये यारलुंग जैंगपो है, ये नाम है इसी के, मतलब जैसे होता है ना, इस जगह पर ये नाम बोल देते हैं। और उसके बाद ये इंडिया में फ्लो करती है, इंडिया और बांग्लादेश में। तो इंडिया को क्या कंसर्न है? इंडिया को कंसर्न है, अब आप सबसे बड़ा डैम बनाओगे, डेफिनेटली इट विल डाइवर्ट द वाटर, या जो नेचुरल फ्लो होता है, इजंट इट? तो इट विल डाइवर्ट दैट। तो ये एक इशू है, तो याद रखना वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, ठीक है, यांगपो जैंगपो, यारलुंग जैंगपो, याद रखना, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जानवी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा होगा कि इसकी वजह से जो अर्थ का रोटेशन है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, दिस इज अ फैक्ट। तो अभी देखते हैं कितना बनता है, कितना उस टाइम पे इसका पूरा वो रहेगा। ये दिस विल बी यू नो द कंसर्न फॉर द फ्यूचर, पर अभी के लिए आपको याद रखना, यारलुंग जैंगपो चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, राइट। So this point is important. Moving forward, this is the next important current affair. This is related to appointment. हाँ हाँ, आद्या वही है। Yes, चलो। Now this is again a important current affair. अभी आपको पता है यूक्रेन जो है वॉर लाइक सिचुएशन में है। 2022 से यूक्रेन में वॉर लाइक सिचुएशन। अगर मैं यूक्रेन की कैपिटल की बात करूँ, काइव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, काइव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। और अभी यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई, यूलिया, ठीक है। तो शी इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो फीमेल है, राइट। तो अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट वही है, जेलेंस्की। तो अभी नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा 2022 से यूक्रेन इज इन द वॉर विद रशिया। काइव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन एज अ कंट्री बना था 1991। 1991 में यूक्रेन was formed. Earlier, it was part of USSR. The Ukraine was formed in 1991, right? So this point you have to remember. 1991 में यूक्रेन फॉर्म हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद है।
राइट? वेरी गुड। काइव इज द कैपिटल बेटा, काइव इज द कैपिटल, KYIV is the capital, is the capital of UK, right? चलो चलो आगे आते हैं। दिस इज फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डे, जो कि बहुत यू नो अभी इस वाले वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डेज की बात करें। हालांकि आज 25th है, तो 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करेंगे कल्याण, विजय दिवस। आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूक्रेन, क्योंकि काफी लंबी हिस्ट्री है ना। तो विजय दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जुलाई को। ये बेसिकली कारगिल विक्ट्री से एसोसिएटेड भी, तो कारगिल विक्ट्री से भी एसोसिएटेड है विजय दिवस। तो ये याद रखना 26 जुलाई, तो ये हम सेलिब्रेट करेंगे कल। ठीक है, आपको पता होगा फेमस 1999 में हमने कारगिल वॉर जीता था वर्सेस पाकिस्तान। और जब से लेके आज तक, 1991 से लेके आज तक कोई भी इंपॉर्टेंट वॉर, ऐसी इतनी बड़ी वॉर नहीं हुई है इंडिया। ठीक है, तो हमने कारगिल वॉर जीता था। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आप इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इफ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज, सबसे पहले 26 जुलाई आपको याद रखना, पाई अप्रोक्सीमेशन डे। एक होता है पाई डे, ठीक है, एक होता है पाई डे और एक होता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो पाई डे होता है आपका, क्योंकि जब इसे हम 13.14 इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो होता है मार्च, 14 मार्च को होता है। तो वो होता है बेसिकली 14 मार्च, राइट। और ये है पाई अप्रोक्सीमेशन डे, राइट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, हाँ वो मैं कराऊंगा काशवी, नॉट टू वरी, है ना। पाई अप्रोक्सीमेशन डे वो होता है 22 जुलाई एवरी ईयर, बिकॉज 22 जुलाई को हम इस तरह से लिखते हैं ना, 22 तो दिस इज कॉल्ड एज यू नो पाई अप्रोक्सीमेशन डे। और मैंने जैसे बताया हम 13.14 लिखते हैं पाई की वैल्यू, तो 13.14 टू 3 मार्च, 14 मार्च, 14 मार्च को हम बनाते हैं क्या, पाई। ठीक है, तो पाई डे अलग होता है, पाई अप्रोक्सीमेशन डे अलग। ठीक है, पाई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, isn't it? तो ये आपको ध्यान रखना। और पाई देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, है ना, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, राइट, सर्कल का फॉर्मूला हो, एरिया का, सरकमफ्रेंस का, पाई बार, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई आर एच, इजंट इट? तो पाई आपको हर जगह मिल जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है, वहां आपको पाई पाई मिल जाएगा, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली बस ताकि लोगों, ताकि इसकी रिलेवेंस रहे, इसीलिए डेज बनाते हैं, अप्रोक्सीमेशन डे, पाई डे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना, पाई अप्रोक्सीमेशन डे और पाई। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट, 22 जुलाई। 22 जुलाई we celebrate as National Flag Day because 22nd July 1947 we have accepted July 1947
we have we have accepted national flag, right? तो national flag हमने एक्सेप्ट किया था जो उस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ऑन 22nd July 1947. So for that we celebrate national flag, right? So this is very important. So national flag day 22nd of July, right? और बाहर वापस चली गई और Alright. So kindly write it down. एक मिनट रुक जाओ, गलती से किसी ने अनम्यूट कर दिया है, तो एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ सब। चल, हाँ, so Pi Day is very important and National Flag Day. Who is the actual designer of our national flag? So he was बंगाली वेंकैया। हालांकि नेशनल फ्लैग की ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक साइकिल बताऊं नेशनल फ्लैग, तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग था ये हमने एक्सेप्ट किया था 1947 में, लेकिन उससे पहले भी हमारे नेशनल फ्लैग्स होते थे, लेकिन वो अलग अलग तरीके के होते थे। जैसे सबसे पहले 1907 में एक फ्रीडम फाइटर थी जिनका नाम था बिकाची कामा। उनके नाम पर आपने कहा होगा दिल्ली में एक रोड भी है, बिकाई बिकाई कामा रोड। तो उन्होंने 1907 में एक ऐसी फ्लैग होस्ट किया था, लेकिन वो जो फ्लैग था ना उसमें चरखा था। तो पहले चरखा जो है, चरखा हमारी नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा एक सिंबल रहा, बिकॉज चरखा रिप्रेजेंट सेल्फ रिलायंस। हम फॉरेन गुड्स मत पहनो, आप अपने खुद प्रोड्यूस करो। तो चरखा हमारे फ्लैग में रहा टिल दी लास्ट, ठीक है? लेकिन फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने उस चरखा को, जो नॉर्मल चरखा होता है बेसिक, उसे रिप्लेस कर दिया अशोक चरखा। फिर अब वो अशोक चरखा से रिप्लेस हो गया। एंड ये जो अशोक चरखा हमारे फ्लैग में होता है, इट रिप्रेजेंट यूनिटी, राइट? इट रिप्रेजेंट यूनिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि रिपब्लिक को इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट? तो बंगाली बनगैया, नेशनल फ्लैग डे, तो ये याद है, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं टिल नाउ। देन वील मूव टूवर्ड्स एमसीक्यू राउंड, उसके बाद मैं एमसीक्यू राउंड पे जाऊंगा। तो पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई इशू किस। हम्म, चलें आगे। चलो, अब करते हैं बेटा एमसीक्यू की बात। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो अप्रोक्सीमेशन डे, पाई डे, पाई अप्रोक्सीमेशन डे, पाई डे एंड नेशनल फ्लैग डे, है ना? बंगाली वेंटिया, ठीक है? चलो, मूविंग फॉरवर्ड। राइट, चलें आगे। सर रूल, बेटा एक विनय करके नाम था, जो ये वाला रुपी वाला सिंबल आया था ना, तो दैट पर्सन नेम वाज विनय। विनय करके था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने रुपी का जो सिंबल था वो बनाया, ठीक है? तो बी से था, आई एम वेरी विनय था, मतलब बी से नाम था। एंड आईआईटी गुवाहाटी से उन्होंने कुछ करा था, डिजाइनिंग एंड ऑल में, तो उन्होंने ये बनाया था जो रूपी सिंबल है हमारा। ये 2010 के अराउंड हमने वो करा था, ठीक है? विनय, विनय था या उदय था, ऐसी करके कुछ नाम। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द नेम।
है ना, विनय या उदय था। तो 2008 9 या 10 में आया था। ठीक है। हाँ हाँ, उदय कुमार, यस। तो ही इज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आई गेस। मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था, तो आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग नहीं करी थी इन्होंने, कुछ डिजाइनिंग का कोई प्रोग्राम किया था। तो इसका ना इंडिया में कॉन्टेस्ट हुआ था रुपी के सिंबल का। तो उसमें बहुत लोगों ने ऐसे वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करा था, फिर ये वाला सिंबल सेलेक्ट हुआ था। कुछ इस तरह से इसकी स्टोरी, जो आज हम रुपी का सिंबल यूज करते हैं, राइट। हाँ, यस। हाँ, वो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी गुवाहाटी, तो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। ठीक है, चलो खैर। तो ये याद रखना। तो उसके ऐसे रैंडम करके इन्होंने कंपटीशन कराया था पूरे इंडिया में। तो उसमें से कोई, हाँ, सेलेक्ट हुआ था। तो तब मतलब सबने ऐसे वॉलेंटरली ना कोई डिजाइन भेजा था। हाँ, ये तब आया था सिंबल, दैट टाइम आई वाज आल्सो इन स्कूल, तो मुझे इसलिए पता है। हाँ, यस। चलो, आते हैं आगे। तो एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने तब, जो स्कूल में वो होता है ना, हमारे ऐसे इवेंट वगैरह होता है, तो उसमें था ये। उससे पहले एक्चुअली सिंबल ही नहीं था, राजेश। जैसे आप देखोगे ना, हर एक कंट्री का एक सिंबल एक्सेप्ट होता है। तो इंडिया का रुपी सिंगल तभी आया। हम, यू नो, अलग अलग ऐसे कोई एग्जैक्टली कोई सिंबल नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, डॉलर चलता है इस तरह से, यूरो चलता है, येन इस तरह से लिखते हैं शायद, येन को, है ना। तो इंडिया का इस तरह से कोई रिकॉग्नाइज सिंबल ही नहीं था, तो वो हमने पहली बार हमने बनाया अपने लिए, मतलब अपनी करेंसी। चलो खैर, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू राउंड। एमसीक्यू देखते हैं। इनविक्टस Invictus Research Program is the initiative of the space, which space organization? Invictus एक पोयम भी है, पता है आपको? There is one very beautiful poem which is Invictus। तो कभी इसको टाइम मिले पढ़ना, बहुत अच्छी पोयम है Invictus। तो आपने वही लाइन तो सुनी होगी ना, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई स्कूल। वो उसी पोयम की लाइन है। Invictus को बहुत ज्यादा कोट यूज होता है। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल स्कूल। काफी मोटिवेटिंग पोयम है इनविक्टस। और जो नेल्सन मंडेला थे, है ना, तो उनसे भी एसोसिएटेड है इनविक्टस पोयम। और अब इनविक्टस एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो इनविक्टस प्रोग्राम जो है, रिसर्च प्रोग्राम, दिस इज स्टार्टेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना। तो बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, इट्स नेम एज इनविक्टस। सो इनविक्टस ध्यान रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट। और इनविक्टस पोएम भी मैंने बताई है, तो वो भी आपको पढ़ना, ठीक है, फ्री टाइम। आते हैं आगे। अगर मैं बात करूं, इंडिया और नासा, इसरो और नासा का भी कोई प्रोग्राम है, तो अभी 30 जुलाई को हम लॉन्च करने वाले हैं। 30 जुलाई 2025 को हम लॉन्च करेंगे एक निसार प्रोग्राम। ठीक है, निसार प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। ठीक है, इंडियन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इनका ज्वाइंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट। तो निसार इनिशिएटिव इन दोनों का होने वाला है। ये आप, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ। और इनविक्टस इज फॉर यूरोपियन स्पेस। हाँ, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। इज इट फाइन और नॉट? काइंडली से यस और नो। चलो, आते हैं आगे टूवर्ड्स। नाउ, अभी आपने देखा होगा कि, हाँ, अभी आपने देखा होगा सीरिया में देयर इज अ इशू गोइंग ऑन, है ना। तो सीरिया में देयर इज अ इशू,
बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल वॉर हो रहा है और उसमें ट्राइब जो इन्वॉल्व है दैट इज हिंदू ट्राइब्स। तो क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइब कौन से रीजन में मिलते हैं। तो अब मैंने आपको हिंट ही दे दिया, सीरिया से एसोसिएटेड है। तो सीरिया से एसोसिएटेड है, सीरिया कौन से पार्ट में आता है, मिडल ईस्ट पार्ट में आता है। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में आपको एक ट्राइब देखने को मिलेगी, है ना। दे आर बेसिकली नोमैडिक ट्राइब, दे आर नोमैड, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपको बात करूं क्या सीरिया कैपिटल बता दूं, डमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। 2011 से सीरिया इज इन वॉर सिंस 2011। कैन यू इमेजिन, मोर देन 10 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, सीरिया खत्म हो चुका है पूरा। सो सिंस 2011 देयर इज अ काइंड ऑफ अ वॉर इन सीरिया, सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। अब तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो भी भाग गए हैं, है ना। तो ये भी याद रखना। तो अभी वहाँ पे ये सिविल वॉर टाइप हो गया है। सर निसार की फुल फॉर्म क्या है? देखो निसार, मैंने जो बताया था आपको, निसार इज द प्रोजेक्ट बेटा वेयर बोथ नासा एंड इसरो इज इन्वॉल्व, इजंट इट। तो नासा है, इसरो है। अब आप एन और आई तो आप समझ ही जाओगे। एन स्टैंड्स फॉर नासा, ए आई स्टैंड्स फॉर इसरो। तो बेसिकली नासा इसरो, एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, आर स्टैंड फॉर रेडार। लेकिन ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका डाउट है इसलिए मैंने बता दिया। आप बस इतना याद रखना है, जो नासा का निसार इस नासा और इसरो का जो निसार इनिशिएटिव है, ये अभी लॉन्च होने वाला है ऑन 30 जुलाई 2025। ठीक है, ओके। प्लीज टेल द फुल फॉर्म ऑफ आई। ओके राजेश, बेटा तुमने, राजेश वैसे भी तुमने योगा बना रखा है ना। तो अब आपने आयुष की फुल फॉर्म पूछी तो आयुष की फुल फॉर्म भी लिखी, AYUSH। अब याद है ना, बहुत से बच्चे आयुष की स्पेलिंग में डबल ए लगाते हैं, है ना। तो ये डबल ए वाला आयुष नहीं है, AYUSH है। तो हमारे इंडिया में बेसिकली एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बेटा ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। Y stands for yoga, U stands for Unani, H stands for Siddha, and H stands for homeopathy, right? तो ये सारी बातें आपको याद, क्लियर है? और तो कुछ नहीं पूछना। चलो, वेरी गुड, वेरी। चलें आगे। तो दिस इज आई, दिस इज इंसान, है ना। बहुत से आपने देखा होगा जब हम स्कूल में छोटे थे, तो हम बहुत से बच्चे क्या करते थे, अपनी फुल फॉर्म भी बना लेते थे। जैसे राजस है, या कोई भी नाम ले लो, लेट से राहुल, है ना। तो अपनी फुल फॉर्म बना लेते तो अपने आप राहुल। R फॉर रॉकी, A फॉर अट्रैक्टिव, H फॉर हेल्पफुल, है ना। तो वो भी करते हैं बच्चे बहुत। पर तुम मत करना, तब तुम बच्चे नहीं रहे, है ना। जब जूनियर क्लास में थे अपनी फुल फॉर्म बनाए घूमते थे ना। चलो खैर, आते हैं आगे। पर ये एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में ये बढ़िया क्या आयुर्वेदा, राइट। चले आगे, एक बार से कमेंट में यस सर नो सर करो। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। and it is very good that now the strength is good to, हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। In which country the virtual
Which country hosted virtually BIMSTEC disaster management exercise? तो सबसे पहले आपको याद रखना है व्हाट इज BIMSTEC. BIMSTEC stands for Bay of Bengal. Bay of Bengal Initiative for multi-sector technical and economic cooperation. Economic cooperation. This group was formed in 1997. और अगर मैं इस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका. अगर मैं इसमें मेंबर नेशंस की बेटा बात करूं तो वी हैव 7 मेंबर नेशंस है. ये क्या हो गया? वी हैव 7 मेंबर नेशंस. अब 7 मेंबर नेशंस में वी हैव इंडिया. अब देखो बे ऑफ बंगाल है तो ऑब्वियसली वो कंट्रीज होंगे जो बे ऑफ बंगाल के आसपास. तो वी हैव इंडिया, वी हैव बांग्लादेश, वी हैव नेपाल, वी हैव भूटान, वी हैव श्रीलंका. 1 2 3 4 5 एंड वी हैव म्यांमार एंड थाईलैंड. म्यांमार एंड थाईलैंड. ये आपको 7 नेशंस देखने को मिलेंगे इन BIMSTEC. और अभी इसने क्या करा है, 4 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज लॉन्च करी है एंड दिस वाज होस्टेड बाय इंडिया. तो आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं BIMSTEC के बारे में. दिस इज अबाउट BIMSTEC 4 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर राइट. Kindly say yes or no. Is it fine or not? Kindly say yes or no. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Where? Question number 4 पे आता है. Mount Kilimanjaro is recently news is located in which country? तो एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो. ये बेसिकली एक वॉल्केनिक माउंटेन, राइट. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. कहाँ पर है? इट इज इन अफ्रीका. अफ्रीका में भी कहाँ पर? तंजानिया. तो डी इज द राइट ऑप्शन. तंजानिया इज a country, right? So here you have Mount Kilimanjaro and it is the highest peak of Africa. तो highest peak of Africa है, right? Mount Kilimanjaro Tanzania. Here to this point you have to remember, right? Should I move forward now? और चलो बहुत बढ़िया. Don't worry, I will leave you at. हाँ, आज वैसे भी 4 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन और एंड देन आई विल. आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि सुबह जल्दी क्लासेस हो, 5-10 मिनट पहले छोड़ दें. ठीक है. बेसिकली क्या हो रहा है, माउंट एनवायरमेंटल जितने भी ऐसे वॉल्केनो वाले माउंटेन रिवर न्यूज में आए ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से आते हैं, राइट. तो ये सब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से होता है और कुछ नहीं. चलो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. यस यस यस. आते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 5 डिफेंस से रिलेटेड है. जैवलिन एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल किसने कर डेवलप है? इट इज डेवलप्ड बाय यूएस.
ठीक है। तो यूएसए ने डेवलप करी है जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जो यूएसए ने डेवलप किया है गोल्डन डोम। अभी यूएसए ने रिसेंटली गोल्डन डोम भी डेवलप किया है। गोल्डन डोम, ये गोल्डन डोम डेवलप करने वाला है यूएसए बाय 2029। और ये क्या होगा, जैसे आपने आयरन डोम देखा होगा, एक बेसिकली मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम, तो उस तरह से यूएस का होगा गोल्डन, राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और अभी जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजिकल पार्क नेम एज एक्वाटेक पार्क? इंडिया का जो एक्वाटेक पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्वाटेक पार्क इंडिया का कहाँ पर अभी रिसेंटली ओपन हुआ है? इंडिया का फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल पार्क। जस्ट अ सेकंड, ये हाँ, नो नॉट इन कर्नाटका। चलो मैं हिंट देता हूँ। ये पार्क ऐसे स्टेट में लॉन्च हुआ है जिसकी कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट, जो कि अपने टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए, राइट। तो दीज 3 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। कौन सा है वो पार्क? वो जगह है, वो है असम। तो सी इज द राइट। तो डिस्पुर टी ब्रह्मपुत्र, तो ये है असम। यस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आईएनएस तबर इज रिसेंटली न्यूज। आईएनएस तबर जो है अभी न्यूज में है, तो पूछ रहा है कौन सी फ्रीगेट है, कौन सी क्लास की। जैसे जितनी भी जनरली फ्रीगेट होती है ना, ये आप बोल सकते हो नेवल शिप्स होती हैं, इनकी ना एक क्लास होती है, मतलब ये एक कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास की है? ठीक है, इट इज शिवालिक क्लास, इट इज तलवार क्लास, तलवार। ठीक है, तो आईएनएस तबर याद है, ठीक है। तो ये न्यूज में है। आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप, राइट, इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस तबर, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रेंथ की वजह से और इनके ईयर ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से इनका ना वो होता है, बेसिकली नाम चेंज होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेवल डे कब होता है? नेवल डे, तो नेवल डे भी सेलिब्रेट ऑन 4 राइट। लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। या लास्ट लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नामदफा नेशनल पार्क is related to अरुणाचल, ठीक है। नामदफा इज अरुणाचल, राइट। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो इट इज अरुणाचल, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है, यू विल फाइंड नामदफा। तो अरुणाचल प्रदेश ये आर में याद रखना है, इट्स कैपिटल इज ईटानगर, राइट, ईटानगर। और अगर मैं बात करूँ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अरुणाचल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। आते हैं जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर, which state has become the first in India to launch e-voting?
through mobile application for municipal बॉडी इलेक्शन। अभी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ई वोटिंग के किस स्टेट पहला स्टेट बना है, ये बहुत न्यूज में चल रहा है स्टेट, ये मैंने आपको शायद एक बार पहले बताया भी था। यस वेरी गुड, है ना, इट इज बिहार, राइट। तो बिहार याद रखना, फिर से अपने म्युनिसिपल इलेक्शंस में ई वोटिंग का यूज करा, तो इट इज बिहार। और अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक, वो सॉरी ब्रिक्स समिट। तो मैंने एक 10 मिनट शो ब्रिक्स का भी लिया था, है ना। तो अभी जुलाई में ही रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुई, इसे इस बार होस्ट किया है ब्राजील। ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, वहां पर। तो इट इज, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ यू गाइस कैन रिलैक्स। बेसिकली बेटा एक्वा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है एक्वा पार्क, है ना, फिशरी सेक्टर ये सब पढ़ाना। ठीक है, नाउ यू गाइस कैन टेक रेस्ट बिकॉज़ ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर क्लासेस टुमारो एट मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे होगी, 9 बजे होगी, है ना। किसी की शायद सेकंड बैच में होगी बाद में, तो अपना रिलैक्स करो। ठीक है, जिसका डाउट है मैं डाउट आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कोई पूछ रहा है, तो INS तबर तलवार क्लास है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ ऑलराइट। ऑलराइट, चलो फिर। हाँ, विस्तार बेटा वो जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, यस यस, दोज हु डोंट हैव डाउट दे कैन। चलो, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ